हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेलवे नॉलेज एंड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग के इस मंच पे। आइए आप सभी के समक्ष मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेके जो CN नंबर 5/2025 के रिगार्डिंग है। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, और ये डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है 5/2025, जो कि है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, जिसमें जो DMS शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, और CMA पोस्ट बोला जाता है, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है रेलवे के द्वारा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रस्तावना है, टेबल ऑफ कंटेंट है। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी विषय पे समस्या जा रही है कि उसका संक्षिप्त विवरण या वर्णन कहाँ मिलेगा, तो आप इस यहाँ पे पैरा नंबर आपको दिया गया है, और उस पैरा नंबर से और आप पेज नंबर देख के देख सकते हैं। अगर आपको एज लिमिट की बात करनी है या समझना है एज लिमिट कहाँ है, तो आप डायरेक्ट 5.0 पैरा नंबर पे जा सकते हैं। और अगर पेज नंबर की बात करें तो 9 से 10 नंबर के पेज में आप जाके उसकी डिटेल एज की देख सकते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन की चर्चा करें तो देखिए 5.2 है और पेज नंबर 9 से 10 है, तो एज रिलैक्सेशन का भी पॉइंट आपको वहां पे मिल जाता है। यहाँ पे इसी प्रकार एग्जामिनेशन फी, मोड ऑफ फी पेमेंट वगैरह, और स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल फिटनेस, ये देखिए 8 से 9 पेज तक मिल जाता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट है जो एक्स सर्विसमैन का है, तो एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग भी ये पॉइंट दिया गया है, पेज नंबर 14 से 15, और पैरा जो नंबर है वो 10.0 है। तो आप इसको देख सकते हैं, और हाउ टू अप्लाई वगैरह की डिटेल यहाँ पे चर्चा की गई है। तो आप इस प्रकार से कंटेंट ऑफ टेबल को प्रेफर कर सकते हैं। आपको कुछ समझने में थोड़ी सी समस्या जा रही होगी तो इसको देख सकते हैं, या तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के अंत में। ठीक है, अब देख लीजिए, ये लिखा हुआ CN नंबर 5/2025 JEE DMS और CME। अब देखिए, यहाँ पे अनेक्सर भी रेलवे के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, लिस्ट ऑफ अनेक्सर। अब देखिए, पोस्ट पैरामीटर क्या है वो बताया गया अनेक्सर ए में। अनेक्सर A1 में डिटेल ऑफ मर्ज कैटेगरीज के बारे में बताया गया। पेज नंबर की अगर चर्चा करें तो 37 पेज नंबर पे। और यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह की भी चर्चा है। ये देखिए, OBC नॉन क्रिमिनल ईयर, फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, ये 61 नंबर पेज, ये 62 नंबर पेज। तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आता हूं, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आता हूं। ये आपका लिखा गया है। अब देखिए, ये जो इंडिकेटिव नोटिस है रेलवे के द्वारा पहले न्यूज़पेपर में दे दिया जाता है, जो 4/10/2025 को रेलवे के द्वारा निकाल दिया गया था। ओपनिंग डेट की अगर हम चर्चा करें तो ओपनिंग डेट फॉर्म कब से भराना या भरना चालू होंगे, वो 31/10/2025 से फॉर्म आपके फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो आप इसको फिल भी कर सकते हैं। अब देखिए, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो देखिए, क्लोजिंग डेट या फॉर्म समाप्ति की जो तिथि है वो 30/11/2025 रात के 23:59 पे आपके फॉर्म समाप्ति हो जाएगा। उससे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ये लास्ट समय सीमा है। अब देखिए, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन पेमेंट। तो देखिए, पेमेंट के लिए डेट दिया गया, अगर किसी की पेमेंट नहीं हो पाती किसी कारणवश तो 2/12/2025 तक अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो। तो मॉडिफिकेशन विंडो रेलवे के द्वारा दी जाती है, परंतु इसमें एक और पॉइंट दिए गए, डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर एंड चूजन RRB कैन नॉट बी मॉडिफाई। तो देख लीजिए, जो भी आप RRB को चुनेंगे उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन विंडो है, तो जो वैलिड रीजन है, जो चीज इनके द्वारा दी जाएगी, मतलब आपको मॉडिफिकेशन के लिए कि आपका थोड़ा एड्रेस हो गया या कुछ मिसमैच हो रहा है, तो वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। RRB अपना चुन नहीं सकते कि हमने कहीं दूसरी RRB डाल लिया और हमको किसी और RRB जोन में डालने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार ही आपको सटीक RRB का चयन करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल। अब देखिए, जो विकलांग कैंडिडेट होते हैं या बच्चे होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, उनके लिए दिया गया कि आप किसी व्यक्ति विशेष या अपने स्क्राइबर को लेके जाते हैं तो उनकी जो डिटेल में आपको चर्चा है, वर्णन करना पड़ेगा। इस फॉर्म में ये डेट दी गई है, तो आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, इसमें बता दिया गया है किस प्रकार की पोस्ट है, और ये आपका लेवल है, पे लेवल 7 CPC। देखिए, लेवल 6 है। अगर इसकी बेसिक की बात करें तो 35,400 है। उस पर TADA लगा के कम से कम
60 से 65-70 हज़ार तक आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाती है। हालांकि टेक्नीशियन भी एक लेवल पे प्रमोट होते होते लेवल 6 तक जाता है। ये आपको थोड़ा सा जानने योग्य मैंने बातें बता दी। अब देखिए ये यहाँ पे एनेक्सर 1 जो एनेक्सर ए है वो इसमें बोल रहा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड से अगर आपको कुछ पॉइंट जानना है तो एनेक्सर ए को प्रेफर कर सकते हैं। और इस बार एज की चर्चा करें तो एज देख लीजिए 18 से 33 वर्ष आपको एज दी गई है। और टोटल वैकेंसीज की अगर चर्चा करें तो 2569 है, 2569 वैकेंसीज रेलवे के द्वारा निकाली गई है। अब देख लीजिए कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट अर्न प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो देखिए वैसे एस्पिरेंट जो वेटिंग कर रहे हैं, अपने वेट कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट के लिए या फॉर्म समाप्ति के पहले भी उनका रिजल्ट अगर उनके पास आ जाता है या है उपलब्ध है तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ये चीज आपको थोड़ी सी बताई गई है। मैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके समक्ष रखता हूँ। यहाँ पे देखिए 1:1 में आपको शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट बता रहा है, तो 1:1 में लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा CBT 1 में जो मल्टीपल शिफ्ट होंगी। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग की भी यहाँ चर्चा की गई कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से जो भी है आप अटेम्प्ट लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव में अगर चल गए तो समस्या हो जाएगी। इसमें देखिए ये जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह है और अपडेट्स कैंडिडेट आर एडवाइज्ड सी ऑफिशियल RRB वेबसाइट पारा नंबर इतना बीवेयर दो। ये तो ऐसी पॉइंट दिया गया है। अब हम और इम्पोर्टेंस पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंस है। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस दिया गया है, मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होगा। तो जेई वालों के लिए देखिए A3 है, B1 है और C1 है। तो एक चीज यहाँ पे समझने योग्य है कि कुछ एस्पिरेंट को चश्मा भी लगता है, तो यहाँ चश्मे की भी छूट है। ये देखिए पावर ऑफ लेंस नॉट बी एक्सटेंड टू डायोप्टर से आपका पावर ज्यादा नहीं होना चाहिए। A3 थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, B1 और C1 आपको इजी पड़ता है A3 की अपेक्षा, तो आप इसको भी देख सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसको फॉर्म को फिल जरूर कीजिएगा। ये विजन वगैरह बताया गया 6/9 6/12 विदाउट ग्लासेस और पावर नॉट टू एक्सटेंड 4 डायोप्टर से B1 कैटेगरीज में आपका चल जाएगा विदाउट ग्लासेस। देखिए ये C1 की है, तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। हालांकि हमने जब अपने समय में मेडिकल स्टैंडर्ड दिया था तो B1 और B2 दोनों दिया था और उसकी रिसीविंग भी होगी मेरे पास। तो जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो आपका जब मेडिकल होता है उसके बाद आपको एक रिसीविंग में साइन कराया जाएगा और उसमें लिखा रहेगा कि आप किस कैटेगरी के लिए फिट हुए हैं। हालांकि जब डिपार्टमेंटल वगैरह देते हैं तो फिर आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है, तो फिर आपके चेकअप होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। और अगर ये देखिए चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल ये बताया गया मेडिकल से रिगार्डिंग पॉइंट अगर आपको देखना तो चैप्टर 5 के संदर्भ में बताया गया है। और देख लेते हैं इससे इम्पोर्टेंट क्या है। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी का अगर हम ये बात करें डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग ये पॉइंट है, अगर 1/1/2008 के बाद है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, इसके पहले है दोस्त सही है। और लोअर जो एज लिमिट है 1/1/2026 तक आपके 18 वर्ष हो जानी चाहिए। तो ये बताया गया है। यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे भी अपर एज लिमिट है वो 1/1/2026 दिए हुए, डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, तो इससे अर्लियर नहीं होना चाहिए। और देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ये दिया गया है जनरल वालों के लिए 2/1/1993 से लेकर अगर फॉर्म उनके बाद में जन्मे हैं तो भर सकते हैं। ये 2/1/1990 से है ओबीसी वाले तो भर सकते हैं। 2/1/1988 ST/SC वालों के लिए उसके बाद भी जन्मे हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन की बात 5.2 में पैरा में की गई है। ST/SC कैंडिडेट्स को देख लीजिए मिनिमम जो छूट दी जाती 5 ईयर है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर कैंडिडेट्स को 3 ईयर का आपको बताया गया है। यहाँ देख लीजिए एक्स सर्विसमैन का है, अलग अलग कैटेगरीज है। जनरल की देख लीजिए 3 साल है, ओबीसी की आपकी 6 साल है और एक्स सर्विसमैन का 8 ईयर दिया गया। पर्सनल बर्थ बेंचमार्क डिसेबिलिटी का देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ PWD कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए 10 साल है, ओबीसी वालों के लिए 13 है, ST/SC वालों के लिए 15 वर्ष दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स सर्विस मैन का कैटेगरी दिया गया है, उनको भी छूट मिलती है। तो यहाँ पे एक्स सर्विस मैन की क्या 3 ईयर की आपको छूट मिलेगी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 6 वर्ष है और एक्स सर्विसमैन ST/SC वालों के लिए 8 ईयर है। देखिए बेंचमार्क PWD कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ 10 साल है,
जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए 13 साल और एसटी एससी वालों के लिए 15 साल इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए जो रेलवे में सर्विंग कैंडिडेट्स हैं ग्रुप सी ग्रुप डी में, तो उनके लिए है यहाँ पे जनरल के लिए आपकी कैटेगरी 40 वर्ष है, तो हम लोग को छूट मिलती है। देखिए 40 वर्ष तक ओबीसी वालों को मिलेगी 43 तक और एसटी एससी वालों को लिए 45 ईयर तक आपको मिलेगी एज रिलैक्सेशन वगैरह। और यहाँ पे देख लीजिए ये वीडियो महिलाओं के लिए फीमेल कैंडिडेट जो है उनके लिए है 35 वर्ष जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 38, एसटी एससी वालों के लिए 40 वर्ष दिया गया है। इस तरीके से ये बताया गया है। और भी हम इसमें पॉइंट देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए हमें अनेक्सर ए पे चलना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फी की चर्चा की गई है। एग्जामिनेशन फी 7.0 में तो इधर पे देखिए 500 जो है ऑल कैटेगरीज के लिए और कैंडिडेट्स के लिए है, और एसटी एससी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी और फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपए है, 250 रुपीज है। तो इसमें से देख लीजिए 400 आपका वापस होता है जो दिया गया ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट सीबीटी। तो सीबीटी एग्जाम अगर आपने दिया है तो आपके वापस आ जाएंगे, ये आपको बताया गया। हम और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताई गई है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी नंबर पॉइंट हम देखने जा रहे हैं कि आपको जो फाइनल सिलेक्शन होगा 4 जो टेस्ट अगर हम बोले 4 फेजेस होगा आपका। पहले तो सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, मेरिट यहाँ सीबीटी 2 से बननी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल इजी होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम थोड़े और इंपॉर्टेंट पॉइंट में चलते हैं। अगर देखिए सिलेबस की अगर आपको चर्चा करना है या समय सीमा की, तो यहाँ पे आपका जो समय सीमा है वो 90 मिनट से आपको मिलेंगे सीबीटी 1 के लिए फर्स्ट स्टेज के लिए, और क्वेश्चन नंबर आपके टोटल 100 मार्क्स होंगे। ये चीज थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। मैथ्स के लिए आपको क्या मिलेगा, आपको क्या क्या है, नंबर सिस्टम है, वर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एससीएम रेशियो और परसेंटेज मेंसुरेशन जो नॉर्मल जो कंपटीशन में आता है वो दिया गया है। रीजनिंग के लिए आपको देख लीजिए एनालॉगी, अल्फाबेट, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप्स और जंबल वेन दिया गया है, ये देख लीजिए। इस प्रकार से दिया गया। जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स वगैरह, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री वगैरह इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब बताया गया है। और स्पोर्ट्स वगैरह ये सब दिया जाएगा। जनरल साइंस के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई बोर्ड का जो है सिलेबस वो बताया गया है। अगर सीबीटी 1 की हम चर्चा करें तो यहाँ पे देखिए मैथ्स के लिए आपको 30 दिया गया है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। 25 आपकी रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर आएगा, साइंस आपका 30 नंबर आएगा। और मार्क फॉर ईच सिलेक्शन की बात अगर हम करें तो प्रत्येक के लिए 1-1 अंक है। तो 30 नंबर की आपकी मैथ्स हो जाएगी, 25 नंबर की आपकी रीजनिंग और 15 नंबर की अवेयरनेस हो जाएगी, जनरल अवेयरनेस, और जनरल साइंस आपका 30 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपके टोटल मार्क्स 100 बनेंगे और 90 नंबर का आपका पेपर होगा। इस तरीके से बताया गया। यहाँ देखिए नेगेटिव मार्किंग की भी चर्चा की गई है। @1/3 आपके मार्क्स अगर आपके गलत होते हैं तो आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। सेकंड स्टेज के लिए भी दिया गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की चर्चा की गई है। आपको 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स होंगे और 160 मिनट्स जो कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर द यूज स्क्राइब, तो जो स्क्राइबर यूज करेंगे उनके लिए 160 मिनट है। नॉर्मल कर्मचारियों के लिए जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए 120 मिनट है। 150 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। एनटीपीसी में आपको पता है कि आपको 120 क्वेश्चन आते हैं, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है जेईई का। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। बाकी जो सिलेबस है वही दिया गया है जो पहले दिया है, ऊपर दिया गया। देखिए यहाँ पे एक टेक्निकल एबिलिटीज करके है, या हम इसी को बोले ट्रेड टेस्ट होगा कि आपने जिस ट्रेड में या तो आपने जो भी पॉलिटेक्निक किया या इंजीनियरिंग वगैरह किया वो बताया गया। अब देखिए यहाँ पे टेक्निकल एबिलिटीज की बात कर रहे थे, तो यहाँ 100 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एबिलिटीज के होंगे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी 15 मार्क्स की होगी, 15 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, और बेसिक एनवायरनमेंट के 10 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होंगे। टोटल मिला के आपके 150 मार्क्स बन रहे हैं। और आपको जो समय सीमा मिलेगी 120 मिनट्स मिलेगी प्रत्येक। अब देख लीजिए 120 मिनट्स मिलेंगे, तो आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। यहाँ पे भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, वो बताया गया। अब देखिए एग्जाम ग्रुप की चर्चा करें। यहाँ पे देख लीजिए डिसिप्लिन मैपिंग टेबल ऑन। तो आपको देखना है कि आप जो भी
आपने इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक वगैरह की है तो आपका ग्रुप कौन सा है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग है से किया है या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से किया है या ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग किया है तो जो आपको एग्जाम ग्रुप है वो फिल करना पड़ेगा मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार से आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिकल या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल से की है तो इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग आपको फिल करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको समझना था। तीसरा नंबर पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मतलब कंप्यूटर से जो भी रिगार्डिंग है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये आपको किसके अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगा। तो आपको अपना ग्रुप सही से चुनना है और आपको ये देखना है कि आपकी सीट है कि नहीं। आप जिस भी जोन में भरेंगे वो आपको जरूर देखना है। सिविल इंजीनियरिंग वालों को और ये बीएससी देख लीजिए, इन सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर ड्यूरेशन के लिए सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के अंतर्गत ग्रुप आएगा। और जो है बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से वो सीएमए ग्रुप के अंतर्गत आएगा। तो सीएमए का आपको देखना पड़ेगा पोस्ट। अब देखिए बहुत से, अगर हम ये बात करें कि कोई बिहार का स्टूडेंट है और उसने मैथ्स ऑनर्स से लिया है और मैथ्स आप ऑनर्स लिए थे बीएससी में और आपका जो सब्सिडरी था फिजिक्स और केमिस्ट्री था, तो भी आप सीएमए के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो फॉर्म फिल जरूर कीजिएगा जेई के लिए। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा बीएससी है, इससे है, उससे है। तो ये थोड़ा आपको देखना है कि आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स है तो आप जेई के लिए एलिजिबल हैं, तो आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म की और देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बताया गया। मैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे 60.0 जो है ये आपके लिस्ट ऑफ आरआरबीज है। जो भी जोन आपके जो भी आपका घर है, जिस भी जोन में पड़ता है, जो आरआरबी जो भर्ती कराती है, तो आप लोग देख लेंगे किस आरआरबी में आपको फॉर्म देखना है या किस जोन पे देखना है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। 21 आरआरबीज होती है, तो यहाँ दिया गया आपको। देखिए वैलिड आपको क्या रखना है, मोबाइल नंबर वगैरह रखना है और ईमेल रखना है। उसका भी वो यहाँ पे पॉइंट दिया गया होगा, क्योंकि मेल और ये चीज आती है। ये देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रिगार्डिंग ये बताया गया। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ये आपको बताया गया है। और हम इम्पोर्टेंट देखिए फ्री ट्रेवल फैसिलिटी वगैरह जो ST/SC कैंडिडेट्स या बच्चों को मिलती है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो इसको भी देखिएगा थोड़ा सा। ये आपका पोस्ट पैरामीटर है, एनेक्सर ए दिया गया है कि आपको जो जेई है आपको कौन सा भरना है और आपका कहाँ कहाँ कितनी सीट खाली है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। और पैरामीटर मतलब क्या, क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन की यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की चर्चा की गई है। यहाँ पे देखिए पहला है कैटेगरी नंबर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है लेवल 6 का। ये देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। अब देखिए ये डिपार्टमेंट क्या होता है, जैसे रेलवे में आप भर्ती होते हैं तो सेफ्टी नॉन सेफ्टी कैटेगरीज होती है और भी एक होता है। जैसे देखिए आपका जो विभाग है ना, उसकी चर्चा की जाती है कि आप किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्यरत है। बहुत से लोग होते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, बिजली से संबंधित, जो बिजली विभाग का वर्क देखते हैं, ये जो उन्हीं के संबंध में। बहुत से होते हैं मैकेनिकल मतलब यांत्रिक विभाग बोला जाता है हिंदी में। अब वो या तो कोच के हो सकते हैं या वैगन के हो सकते हैं, या रेलवे में कि वैगन को देखना, कोचेस को देखना कि उसमें क्या कमी है, क्या क्या नहीं है, वो होता है मैकेनिकल ब्रांच के अंतर्गत आता है। जिसमें कोचेस की कटिंग, वेल्डिंग और उसके अंडर गियर से रिलेटेड वर्क आता है। मैं समय पे आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या उसके अंतर्गत आता है। तो देख लीजिए ये है। जैसे हालांकि हम अभी मैकेनिकल के अंतर्गत हैं, तो हमारा जो विभाग आता है वो मैकेनिकल आता है। बहुत से इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत है, तो वो इलेक्ट्रिकल विभाग में आ जाता है। इसी में जो ITI अगर लेथ मशीन वगैरह चलाते हैं या फिटर वगैरह, वो भी मैकेनिकल के अंतर्गत जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जानने योग्य बातें थी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जूनियर इंजीनियर का देखें, जूनियर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल EMU का देखें, TRS का देखें, ये TRD का है, और जनरल सर्विस का देखें, और यहाँ पे आपका वर्कशॉप का। तो देखिए वर्कशॉप की तो सर्विस अच्छी है। वर्कशॉप में इस बार नया कैटेगरी जनरेट किया गया है। इसमें वैकेंसीज में जो वेल्डर जेई है वो भी इंक्लूड किया गया, नहीं तो प्रमोट करके या प्रमोशन से बनते थे या डिपार्टमेंटल के थ्रू बनते थे, वो बताया गया। अब देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
any combination of any sub stream of basic stream of mechanical, electrical, electronics engineering for a recognized university institute। तो देखिए आपके पास जो 3 ईयर का डिप्लोमा तो होना चाहिए, या तो आपके पास मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर ये नहीं है तो आपके पास अगर सब स्ट्रीम है, एनी सब स्ट्रीम इससे रिगार्डिंग ये दिया गया कि बेसिक स्ट्रीम के साथ आपने किया है, कोई भी एक चीज इंक्लूड है, तो आप इस चीज को फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका दिया गया है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। अब बहुत से बच्चे करते हैं इंजीनियरिंग वगैरह सिविल से कर लिए, तो ये आपका पीवे का हो जाएगा, ब्रिज के लिए हो जाएगा, जूनियर इंजीनियर सिविल हो जाएगा, डिजाइन एंड ड्राइंग के अंतर्गत आता है। ये जूनियर इंजीनियर है सिविल के लिए वर्क्स के अंदर, और ये वर्कशॉप के लिए है। ये देखिए वर्कशॉप लिखा हुआ है, तो वर्कशॉप की जो सर्विस है बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर और बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग अगर है आपका 3 ईयर का ड्यूरेशन के साथ है तो आप फिल कर सकते हैं, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम, अगर आपके पास किसी प्रकार का कॉम्बिनेशन है इन को मिला के अगर आपने कोई सा लिया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये बताया गया है। इसी में आपका ट्रैक मशीन है, जो देखिए इसमें अलाउंसेस ज्यादा बनते हैं ट्रैक मशीन में, ट्रैक पे ही रहना पड़ता है, तो ये चीज बहुत ही अच्छी है। इसमें घर से भला ही दूर अगर रह रहे हैं, ट्रैक मशीन है, उसमें आपको चलना पड़ता है, देखना पड़ता है, ट्रैक वगैरह से रिलेटेड वर्क रहेगा कि रेलवे की पटरियां कहीं खराब तो नहीं है, टूटी फूटी तो नहीं है, इस प्रकार के। और स्टाफ इनके अंतर्गत टेक्नीशियन वर्क करते हैं, तो ट्रैक वगैरह को देखते हैं, ट्रैक टूटा वगैरह है तो थर्मेट वेल्डिंग वगैरह कर दी जाती है टेक्नीशियनों के द्वारा, जो वगैरह साथ में उपलब्ध रहते हैं, वहां पे देखते हैं इस वर्क को। अब देखिए ये लिखा हुआ 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और लगा दिए गए। या तो आपने इसमें अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया है, या आपने किसी भी कॉम्बिनेशन एनी सब स्ट्रीम लिया है मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है जूनियर इंजीनियरिंग कैरेज एंड वैगन। ये देखिए इस जॉब को भी हमने बहुत ही पास से देखा है, कैरेज एंड वैगन जो है जूनियर इंजीनियर। तो इसमें देखिए क्या मांगा गया है, ये सभी के लिए एक ही समान है। जूनियर इंजीनियर आपका डिजाइन एंड वर्कशॉप के लिए, मैकेनिकल पावर के लिए, डीजल वालों के लिए, डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप के लिए, ये देखिए मैकेनिकल एंड मैकेनिकल वर्कशॉप के लिए, जूनियर इंजीनियर वेल्डर। तो देखिए यहाँ पे वेल्डर जो इंक्लूड किया गया है इस बार, इनका मेडिकल देख लीजिए, मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, इन सबका आप देख सकते हैं, ये B1, C1, A3, B1, C1 और C1 है। तो इसमें देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और मेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल टूल एंड मैकेनिकल टूल्स एंड डाई मेकिंग। देखिए टूल्स एंड डाई मेकिंग से भी होता है, तो अगर आपने किया पॉली वगैरह या इंजीनियरिंग वगैरह तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए केमिकल वालों के लिए CMA की जो पोस्ट है उसके लिए BSc भी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, BSc 3 डिग्री इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विथ मिनिमम 45 मार्क्स से है आपकी, तो आप फिल कर सकते हैं। या BSc विथ फिजिक्स ऐसा मेजर स्पेसिफिक ऑनर सब्जेक्ट है एंड केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट B। देखिए BSc विथ केमिस्ट्री ऐसा मेजर, या तो आपका मेजर में आपका फिजिक्स ऑनर्स हो गया या केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, तब भी आप BSc को फिल कर पाएंगे। BSc विथ एनी अदर साइंस सब्जेक्ट से इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिक्स ऐसा मेजर, ये आपको बता दिया गया है कि आपका अगर है फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो आप फिल कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए और आपका जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के लिए आपकी जो पोस्टेज है 3 ईयर का डिप्लोमा आपको होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के अंतर्गत, या सब स्ट्रीम बोला गया या बेसिक स्ट्रीम के साथ अगर मर्ज है तो आप फिल कर सकते हैं। ये 20 कैटेगरीज थी। और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एक बार में देख लीजिए, यहाँ से 21, 22 और 23, 24 और यहाँ तक आपका 25 तक एक ही है। ठीक है, ये आपका ये क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये टेलीकम्युनिकेशन, ये सिग्नल वालों के लिए है, SNT वालों के लिए ये भी अच्छी जॉब होती है। अब देख लीजिए इसमें क्या लिखा, 3 ईयर डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से आपने किया, कंप्यूटर साइंस वगैरह से किया, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देखिए इसमें क्या है, ये डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट है, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन। तो ये स्टोर के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा आपने किया इंजीनियरिंग की एनी डिसिप्लिन से, किसी भी डिसिप्लिन से आपने किया है, तो DMS का फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। जो स्टोर के अंतर्गत है, स्टोर आपके अंतर्गत आ जाएगा। कोई भी स्टोर से सामान निकलेगा तो आपको देखना पड़ेगा, उसका मेमो वगैरह बनाना पड़ता, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये नेम ऑफ द ओरिजिनल पोस्ट बिफोर मर्जर, तो ये मर्जर के पहले की बताया गया है, नेम ऑफ द ओरिजिनल पोस्ट बिफोर मर्जर। ये बताया गया नेम ऑफ द पोस्ट आफ्टर मर्जर, उसको मर्जर के बाद आपको ये बना दिया गया है, इलेक्ट्रिकल बना दिया गया है, जिससे इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग और एस्टिमेशन वगैरह था। तो इस तरीके से ये आपको पॉइंट बताया गया, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए अगर भर्ती की अगर आप चर्चा करेंगे तो अलग अलग जोन की है, जो अनेक्सर बी के अंतर्गत दिखाया गया है। अब आपको देखना है कि आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है। तो ये देखिए वैकेंसी टेबल बताया गया है, अहमदाबाद बोर्ड की है, ये WR की है। अगर आप देखिए EMU डिपार्टमेंट या TRS में जाना चाहते हैं, आप लोग को थोड़ा पता करना पड़ेगा कि EMU के अंतर्गत क्या कार्य होता है, या TRS सेट वगैरह रहता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो ये देखिए सीट वगैरह है, जनरल की 6 है, SC की 2 है, 1 ST की है, OBC की 5 सीटें दी गई हैं, और टोटल की अगर चर्चा करें तो 15 सीटें। देखिए सबसे ज्यादा सीटें यहाँ 56 दिख रही है अहमदाबाद में, जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए। WR में देखिए 26 है जनरल की, और आपका OBC की 14 सीटें यहाँ पे दी गई है। SC के आपकी 7 है, और ST वालों के लिए 4 आपकी सीट दी गई है। इस प्रकार से सीटों का विवरण है। सबसे ज्यादा सीट आपको देखनी पड़ेगी और कहाँ पे है। अब इम्पोर्टेंट इसमें देखिए वैकेंसीज कम है हर जगह पे, और हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज थोड़ा थोड़ा कम है। यहाँ पे भी देख लीजिए अजमेर वालों के लिए यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं वैकेंसीज, और वो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर है। मैकेनिकल वालों के लिए मात्र जनरल की यहाँ पे 3 सीट दी गई है। इस तरीके से टोटल 8 सीट दी गई है, यहाँ 2 है, 1 है। इस प्रकार से सीटों का विवरण है यहाँ पे। अगर हम इम्पोर्टेंट अगर चर्चा करें कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो आपका कोलकाता में जरूर ज्यादा मिलेगा। देखिए भोपाल का भी हाल कुछ इसी प्रकार का है, यहाँ पे भी किसी प्रकार की उतनी सीटें टोटल नहीं दी गई। देखिए कोलकाता में देखते हैं, भुवनेश्वर का है ये। देखिए दोस्तों ये कोलकाता RR भी कोलकाता दिया गया है। देखिए 45 यहाँ पे सीट दी गई है, ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। यहाँ पे देखिए 19 सीट है, यहाँ पे 12 सीट दी गई। इस प्रकार से आपको सीट भी देखना पड़ेगा। ये मेट्रो का देख लीजिए, यहाँ पे आपको मेट्रो का है, यहाँ मात्र 19 सीट दी गई है, ये 7 सीट यहाँ दी गई है। इस प्रकार से कोलकाता मेट्रो का ये दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए 53 सीट है, और 53 सीट आपकी जो ब्रिज वाले हैं उनके लिए है, PV के लिए। और यहाँ पे देख लीजिए 53 यहाँ पे भी है, जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो आप लोग SCR के जोन में, SCR में है, तो आप फॉर्म देख समझ के अपना फिल कीजिए जहाँ पे सीट उपलब्ध है वहाँ पे। और देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए 64 सीट है, यहाँ पे 80 सीट है, और ये वर्कशॉप की है, वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। रेलवे या प्रोडक्शन यूनिट लिखा हुआ, CLW लिखा हुआ, तो 80 सीट यहाँ पे है, और 64 ये ईस्टर्न रेलवे में आपको दिखाया गया प्रोडक्शन वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में JEE की। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो रेलवे है उसमें कोलकाता जो है वहां पे कितनी सीट दी गई। देखिए टोटल अगर ग्रांड टोटल देखें तो 6 to 8 यहाँ पे सीट दी गई है टोटल कोलकाता में। तो कल कोलकाता में कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है, वहां पे सीटें ज्यादा है। उसके बाद और हम देख लेते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे मुंबई दिखा रहा है। मुंबई में आपको देखिए यहाँ 51 सीटें हैं। अब EMU या TRS साइड के लिए है, TRS के लिए इलेक्ट्रिकल यहाँ पे दिया गया 51 सीटें यहाँ पे। 30 सीट आपको यहाँ TRD में दिया गया है। ये देखिए TRD है वेस्टर्न रेलवे में, 30 सीट यहाँ पे आपको दिया गया है। इस प्रकार से सीट दी गई है। सीटें तो हालांकि कम है। यहाँ पे देखिए 51 सीट दी है वेस्टर्न रेलवे में, जो PV है और ब्रिज के अंतर्गत है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। तो उसमें 51 सीट दी गई है। यहाँ पे देखिए 23 सीट यहाँ पे दी गई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। वर्क प्रोडक्शन यूनिट में 23 यहाँ पे, 28 यहाँ पे देखिए ट्रैक मशीन के अंतर्गत दी है। 42 आपका देखिए कैरेज एंड वैगन का है, मतलब ओपन लाइन की है। ओपन लाइन में आप आइएगा, कैरेज एंड वैगन या तो शेड में होगा या तो ओपन लाइन में। 36 सीट देख लीजिए कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल है। वर्कशॉप में ये ध्यान दीजिएगा, ये वर्कशॉप में वर्कशॉप लिखा होगा तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि आपको एक जगह इस तरह जॉब करना है तो वर्कशॉप बहुत बड़ा एरिया होता है,
ओपन लाइन में कोई भरोसा नहीं कब कहाँ आपकी ड्यूटी लग जाए, तो ये बताया गया। और भी हम इम्पोर्टेंट देख लेते। तो देखिए दोस्तों, ये आपका आरआरबी प्रयागराज है, तो प्रयागराज का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 44 सीटें हैं नॉर्थ रेलवे में, ये ब्रिज के अंतर्गत है। पीवे ब्रिज के अंदर प्रोडक्शन यूनिट देखिए, वर्कशॉप वगैरह के लिए 5 मात्र सीट दी गई है। और आपका देख लीजिए कैरेज इन वैगन है, 10 सीट यहाँ पे दी गई है। प्रयागराज में 14 सीटें यहाँ पे दी गई है। आपका BLW बनारस लोकोमोटिव हो सकता है BLW में है, ये स्टोर्स के लिए है। इस प्रकार से NCR देखिए, जो NCR का क्षेत्र है उधर पे मात्र 2 सीट दी गई। इस प्रकार से कुछ सीटें हैं। और भी अगर हम देखना चाहें तो और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये RRB रांची के लिए 22 सीट यहाँ पे दी गई है और आपका 10 सीट यहाँ पे दी गई है। और वो भी आपका किसके अंदर, EMU और TRS के अंतर्गत है। 22 यहाँ पे TRS EMU के अंतर्गत है। इस प्रकार से सीटों का वर्णन है। तो आपको ये भरना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वर्कशॉप में जाना चाहते हैं, ओपन लाइन में जाना चाहते हैं, कैरेज वैगन या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब आपकी जैसी आपने पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग किया उस हिसाब से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये SNT वालों के लिए है, तो यहाँ पे भी सीट इस प्रकार से दी। इस प्रकार से सीटों का विवरण देखा। और RRB ये सिकंदराबाद है, तो आप अपने अनुसार आप किसी भी जगह की सीटें देख सकते हैं और फॉर्म कैसे फिल करना वो आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देने योग्य ये बात है कि बहुत से एस्पिरेंट पिछली बार क्या हुआ था, जैसे आप OBC के हैं और OBC में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिमिनल लेयर और एक होता है NCL नॉन क्रिमिनल लेयर। तो आपको देखिए, अगर CL से आपने भर दिया क्रिमिनल लेयर से, तो आप ऐसा जनरल ट्रीट हो जाएंगे, तो आपका कट ऑफ वगैरह भी ज्यादा जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। और नॉन क्रिमिनल लेयर के हैं तो उसका सर्टिफिकेट बनता है, ब्लॉक वगैरह से आपका बनता है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है नॉन क्रिमिनल लेयर का 1 अप्रैल से 2025 से आपको जो फॉर्म समाप्ति के दिन है उसमें आप ये तो बनवा सकते हैं, ठीक है। या तो आपका जो EWS वाले हैं 2024-25 का सेशन होना चाहिए। और OBC नॉन क्रिमिनल यार जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 2025 के बाद ही का आपका बना रहे, नहीं तो समस्या जाएगी। पहले का भी बना है तो ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार का। और OBC सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी आवेदन कर दीजिए, क्योंकि 1 महीना का आपको टाइम पीरियड मिलेगा, तो उसी में आपका OBC वाले बन जाएगा, सर्टिफिकेट वगैरह बन जाएगा। EWS का बनवा लीजिए, 1 महीने का टाइम मिलता है। तो इससे पहले फॉर्म की समाप्ति के पहले आपको ज़रूर बनवा लेना चाहिए, NCL वगैरह बनवा लीजिएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।